इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत का एक अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय में जयप्रकाश नारायण के एक भाषण का अंश प्रस्तुत किया गया है। भाषण का शीर्षक है संपूर्ण क्रांति। यह भाषण जयप्रकाश नारायण ने 1974 में पटना के गांधी मैदान में दिया था। इस भाषण को भारत के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता है। आपकी पुस्तिका में जयप्रकाश नारायण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। वहां दिए हुए मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म सारण जिले में सिताब दियारा गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पटना में प्राप्त की। 1922 में पीएचडी अर्जित करने के उद्देश्य से वे अमेरिका गए और वहां के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बर्कली में पढ़ाई की। अमेरिका में रहने के दौरान समाजवाद और मार्क्सवाद के प्रति आकर्षित हुए। मां का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा और वे पीएचडी पूरा नहीं कर सके। भारत लौटकर वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और स्वतंत्रता संग्राम में जोश से हिस्सा लिए। स्वतंत्रता के संघर्ष में कई बार जेल भेजे गए। कांग्रेस में रहकर उन्होंने सोशलिस्ट यानी समाजवादी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया और स्वतंत्रता के बाद इसी विचारधारा पर आधारित एक अलग पार्टी का भी गठन किया। आगे जो भाषण हम पढ़ेंगे उसमें जयप्रकाश जी इन मुद्दों पर भी बात करते हैं कि मार्क्सवादी होते हुए भी वे कांग्रेस पार्टी में क्यों शामिल हुए और फिर क्यों अलग हो गए। दृढ़ राजनीतिक सोच रखने के बावजूद वह धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से अलग होने लगे और सक्रिय कर्मण्यवाद, जिसे हम एक्टिविज्म भी कहते हैं, और लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस के प्रति खिंचने लगे। उदाहरण स्वरूप उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। यह एक सामाजिक आंदोलन था जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था। विनोबा भावे जी का बहुचर्चित भूदान आंदोलन सर्वोदय आंदोलन के आदर्शों का एक स्वरूप था। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम 5 से 6 वर्षों में फिर से सक्रिय राजनीति में आ गए। 1974 में उन्होंने छात्रों को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। आपातकाल के समय 75 साल की उम्र में फिर जेल गए और इसी दौरान उनके नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ। भारत के राजनीतिक पटल पर जयप्रकाश नारायण की छवि अविस्मरणीय है। उनके आदर्शवाद 1970 के दशक की युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित किया और राष्ट्रीय स्तर पर एक सोशलिस्ट यानी समाजवादी विचारधारा को उजागर किया। संपूर्ण क्रांति शीर्षित भाषण वे 1974 में देते हैं। यह भाषण विशेष रूप से युवाओं को संबोधित करता है। भाषण के पहले वाक्य में ही जयप्रकाश जी अपने युवा साथियों को संबोधित करते हैं। यह भाषण पढ़ने और समझने का हमारा दोहरा उद्देश्य है। भाषण से हम भारत के एक दिग्गज नेता की सोच और उनके राजनीतिक सफर की जानकारी भी लेंगे और यह भी समझेंगे कि उनकी वक्तृत्व कला, उनका भाषा चयन किस प्रकार से उस समय की युवा पीढ़ी पर जबरदस्त असर कायम करने में सफल रहा। भाषण पृष्ठ 34 पर शुरू होता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा, पहले वाक्य में ही वे युवाओं को संबोधित करते हैं और उनका संबोधन आत्मीयता से भरा हुआ है। 70 साल से ज्यादा की उम्र है उनकी, लेकिन वो युवाओं को साथियों कहकर पुकारते हैं। इतना कहने से वो पीढ़ी के अंतराल को पाट देते हैं। हालांकि उनको अपनी वृद्धावस्था का पूरी तरह से अनुमान है। अगले ही अनुच्छेद में गांधी मैदान में जमा दसों हजारों की भीड़ को इस बात से भी अवगत करा देते हैं। वेल्लोर के अस्पताल में जाने का जिक्र करते हैं। अपने पुराने मित्रों राष्ट्रकवि दिनकर,
ईश्वर अय्यर और गंगा बाबू का भी जिक्र करते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर जी की चर्चा हुई तो याद आया, आपकी पुस्तिका में पृष्ठ 33 पर जब जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बताया गया है तो उसके अंत में राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियां दी गई हैं, जिसमें 1946 में जब जयप्रकाश जी को जेल से रिहा किया गया था और पटना के गांधी मैदान में लाखों लोगों की भीड़ उनके स्वागत में आई थी, तो राष्ट्रकवि दिनकर ने कुछ पंक्तियां उनके बारे में लिखी थी। दिनकर जी ने 1946 में ही लिखा था, हाँ जयप्रकाश है नाम समय की करवट का अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के दावों से भरी हुई तरुणाई का, है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिनके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। इन्हीं में से अंतिम दो पंक्तियां आपके पुस्तिका में पृष्ठ 33 पे हैं। है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, समादर का अर्थ हुआ पूरी तरह से आदर। है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिनके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। उर का अर्थ हुआ हृदय। बढ़कर जिनके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। ये दो पंक्तियां पृष्ठ 33 पे हैं, लेकिन इससे पिछली दो पंक्तियां भी जो दिनकर जी ने लिखी थी, हाँ जयप्रकाश है नाम समय की करवट का अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के दावों से भरी हुई तरुणाई का। तरुणाई का मतलब है जो आज के युवा और जो युवा मन वाले लोग हैं। तो इन चार पंक्तियों से देखिए कैसे जो चीज 1946 में सत्य थी वही चीज 1974 में भी हो रहा है। हाँ जयप्रकाश है नाम समय की करवट का अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के दावों से भरी हुई तरुणाई का। फर्क बस इतना है कि 1946 में दिनकर जी ये बातें जयप्रकाश जी के बारे में कह रहे थे गांधी मैदान में। 1974 में उसी गांधी मैदान में जयप्रकाश जी थे जिन्होंने दिनकर जी को याद किया और इस बार उस समय के युवा लोगों को का आह्वान करते हुए उनसे यह कहा कि अब समय आ गया है कि वे नेतृत्व लें और वे देश की दिशा को बदलें। और ये इतना इतना मजबूत ये आह्वान था उनका कि भाषण के बाद लोगों में के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। भाषण के पहले अनुच्छेद के अंत में वह उपस्थित समुदाय का नेतृत्व संभालते हुए आदेश देते हैं, तालियां हरगिज न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। इस प्रकार वे स्पष्ट कर देते हैं कि वो जो कहेंगे वह आवश्यक है, उसे ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। पृष्ठ 34 के दूसरे अनुच्छेद में स्वतंत्रता संग्राम की कुर्बानियों को याद करते हैं। इस प्रकार वे एकत्रित समूह के लिए ऐतिहासिक निरंतरता बनाते हैं। उपस्थित युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन का व्यक्तिगत अनुभव तो था नहीं। आजादी के 27-28 वर्ष बीत चुके थे और ज्यादातर समूह युवा वर्ग की थी। इसीलिए जयप्रकाश जी उन दिनों के सिद्धांतों और लक्ष्यों की को याद दिलाना जरूरी समझते हैं। वे वर्तमान समस्याओं का ब्यौरा देते हुए कहते हैं, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज्य है उसमें जनता कराह रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। हर प्रकार का अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो चुकी हैं। हजारों नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन उनका नष्ट हो गया है। इस अनुच्छेद में जयप्रकाश जी की वक्तृत्व कला यानी अच्छे वक्ता होने की कला और उनकी गहरी सामाजिक संवेदनशीलता उभर कर आती है। वे किसी विचार पद्धति का जिक्र करने के बजाय
रोजमर्रा की समस्याओं की बात उठाते हैं। बिना किसी दल का नाम लिए हुए वे प्रचलित नीतियों पर उंगली उठाते हुए कहते हैं, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। पृष्ठ 35 के पहले अनुच्छेद में जयप्रकाश जी भावुक हो जाते हैं। वे अपने पुराने दिवंगत मित्रों को याद करते हैं। दोनों मित्र जिनको याद करते हैं सुप्रसिद्ध लेखक थे, कवि थे, निराला जी और बेनीपुरी जी। इन लेखकों की स्मृति से जयप्रकाश जी राष्ट्र निर्माण में साहित्य के योगदान को सराहते हैं। वे कहते हैं राष्ट्रकवि दिनकर जी के बारे में, आज दिनकर जी जो कविता लिखते, नए भारत के नवनिर्माण के लिए जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है, वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। पृष्ठ 35 के दूसरे अनुच्छेद में जयप्रकाश जी उन कारणों को स्पष्ट करते हैं जिनकी वजह से उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का नेतृत्व संभाला। वे वृद्ध हो गए हैं। 1974 में भाषण देते समय 72 वर्ष की आयु है उनकी, फिर भी वे छात्रों को बार बार आग्रह करने पर युवा राजनीतिक आंदोलन की कमान संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि उनसे किस प्रकार के नेतृत्व की आशा की जानी चाहिए। वो कहते हैं, नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है, जयप्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूंगा। मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। यह कहकर वह अपनी गहरी लोकतांत्रिक सोच का प्रमाण देते हैं। लेकिन जयप्रकाश जी नेतृत्व की गंभीरता भी समझाना चाहते हैं। अपने राजनीति के 50 साल के अनुभव से वे जानते हैं कि हर सफल आंदोलन को एक निर्णायक नेता की आवश्यकता होती है। इसीलिए साथ साथ वो यह भी कहते हैं, छात्र की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक मैं उनकी बात स्वीकार करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा, जनसंघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा। तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। पृष्ठ 36 के पहले अनुच्छेद में जयप्रकाश जी कुछ उन लोगों का नाम लेते हैं जिनके संरक्षण में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के पहले कदम रखे। वे बताते हैं उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में दाखिला लेने से क्यों इनकार किया।